राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को जागने के लिए कहा है। यूपी में अपनी लीडरशिप यानी मुस्लिमों की लीडरशिप तैयार करने को कहा है। वो कहते हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये असदुद्दीन ओवैसी की जौनपुर की उसी रैली की तस्वीर है जहां वो खूब गरजे, बीजेपी सरकार को घेरा, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के अन्य दलों को भी खूब घेरा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं बाकी दलों ने, जो कि सेक्युलर दल अपने आप को कहते हैं, उन्होंने मुसलमानों के वोट लिए लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया, और साथ ही मुसलमानों की लीडरशिप कभी तैयार ही नहीं होने दी, मुसलमानों को राजनीति में आगे आने ही नहीं दिया। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी को अपने रेडार पर ले रहे हैं। पहले जरा ओवैसी का बयान सुनिए, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में वोट देकर कामयाब करिए। और हमारा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने और साथ ही साथ दोबारा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। ये उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुत्तहिदा अपने एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे। उधर अखिलेश यादव ने भी आज बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो सत्ता में है वो कब क्या फैसला ले लें पता ही नहीं चलता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया तो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश आया तो 3 काले कानून वापस हो गए। अखिलेश यादव ने आज अपने भाषण में कहा 2022 का चुनाव मामूली नहीं है, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले किसान संविधान पर भरोसा करते हैं, किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उनका हक जरूर दिलाएगी, शहीद किसानों को 25-25 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। इसके चुनाव में जो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदलेगा, यही उत्तर प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बने हैं। आज भी देश में के सबसे ऊंचे पदों पे कोई बैठा है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर के गए हैं, वो लोग बैठे हैं। अगर उन्होंने संविधान की सम्मान नहीं किया है, अगर जनता को दुख दिया है, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी का सफाया करने का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। आइए जरा ओवैसी के बयान के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। पिछला जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन कैसा था। 403 सीटों पर 38 उम्मीदवार उतारे थे, यानी 403 में से 38 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुल 0.24% वोट उन्हें हासिल हुए थे और एक भी जगह जीत उन्हें नहीं मिली थी। ज्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 3,84,00,000 मुसलमान हैं। यह मुस्लिमों की आबादी उत्तर प्रदेश की है और राज्य की कुल आबादी का करीब 19% मुस्लिम है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रामपुर में है, जहां करीब आधी 50% आबादी मुसलमानों की है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि फिलहाल यूपी में कितने मुस्लिम एमएलए हैं। यूपी से 403 में से सिर्फ 23 मुस्लिम विधायक पिछले चुनाव में जीत कर आए थे। इन 23 में से 17 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीएसपी के 4 मुस्लिम विधायक हैं और कांग्रेस के जो 7 विधायक हैं उनमें से 2 मुस्लिम हैं। चलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले यूपी में बनाएंगे मुस्लिमों की लीडरशिप, और दूसरा अखिलेश कैसे करेंगे बीजेपी का सफाया। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से वारिस पठान जुड़ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं वारिस पठान। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। बीजेपी से नुपुर शर्मा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। सैफ खान मेरे साथ जुड़े हैं। सैफ,
कांग्रेस की तरफ से आज अपना पक्ष रखेंगे। और मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत। वारिस पठान, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये मुसलमानों की लीडरशिप तैयार करने का ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अब से पहले तो हमने सुना नहीं। ये तो जरूर सुनते थे, आप कहते थे कि डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाएंगे, वो भागीदारी मोर्चा में जो आपने फॉर्मूला दिया था कि 5 साल में 5 सीएम 25 डिप्टी सीएम, पर मुसलमानों की लीडरशिप बनाएंगे, ये समझ नहीं आया मुझे। क्या करना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों की लीडरशिप कैसे तैयार करेंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए मानक जी, हम उत्तर प्रदेश में गए, हमने लोगों से सवाल किया कि यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, आपका कोई नेता है क्या? जवाब हमको मिला, नहीं मिला। तो हमने क्यों, अगर 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश का वोट देकर 7% वाले यादव को अगर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकता है, तो 19% वाले अपने आप में से एक अपना नेता, अपना लीडर क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 70 साल से देखा यह गया मानक जी कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां सत्ता में आई, इन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए मगर मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया। सत्ता पे आकर वो बैठ गए, जिसका आज डेटा है दुनिया के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने, कि आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, आज भी मुसलमान जो 19% है मगर 27% से ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद पड़े हुए हैं। एजुकेशन के अंदर आप देखो तो गर्ल एजुकेशन SSC के अंदर है, ग्रेजुएट्स एकदम कम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि अगर जो कौम का नेता या लीडर होता है, जो कौम, तो आगे बढ़ती है वो कौम भी, मगर इन्होंने किसी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। हम जा रहे हैं मुस्लिमों से नेता पैदा करने के लिए, हम उन्हीं में से लीडर बनाएंगे। हम विकास की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि विकास क्या हुआ, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में मानक जी, कुछ भी नहीं। आखिरकार देखिए, आप खुलकर आ गए ना मुसलमानों पर। तो आप हमेशा योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर सवाल उठाते थे कि वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदू वोट लेती है, हिंदू मुस्लिम करती है। आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या फर्क है आप में और बीजेपी में? आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं वारिस पठान। फिर कहते हैं कि हम बीजेपी की तरह देश को तोड़ते नहीं, समाज को तोड़ते नहीं। आप मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों के नेता पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप चाहिए आपको। मानक साहब आपके पास, मैं तो मानक जी, मैं तो आपको एविडेंस के साथ बता रहा हूं, देखिए अखिलेश ने क्या कहा, जिन्ना, अरे जिन्ना वो है जिसने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हम तो जिन्ना की 1947 में 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए और हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, तो ये दोनों पोलराइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तब कुछ नहीं। मगर जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश को कोई फायदा नहीं होगा, देश के मुसलमान को कोई लेना नहीं। हम जा रहे हैं लीडरशिप तैयार करने मानक जी, और तैयार करके रहेंगे, क्योंकि हमको यकीन है कि इस मर्तबा 19% जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वो तमाम ये सो कॉल्ड कथाकथित पार्टियों से तंग आ चुका है। आज तक उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ये BSP था, समाजवादी, मतलब आप खुलकर इस बात की वकालत कर रहे हैं वारिस पठान कि हर जाति का अपना नेता होना चाहिए, हर धर्म का अपना नेता होना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना? मतलब हिंदू नेता मुसलमानों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोच नहीं सकता, उनका भला नहीं कर सकता। क्यों नहीं होना? हर जातियों का अपना नेता, हर धर्म का अपना नेता, ऐसा होना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना? मुसलमान क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मुसलमानों को क्या अधिकार नहीं है अपना नेता पैदा करना? क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है कि हमारी कौम की बात जाके विधानसभा में रखे, हमारे MLA जीत के? क्योंकि अब तक जो MLA गए सेक्युलर का चोला उड़ के, उन्होंने तो मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई। तो हमारे जो लीडर, हमारे जो MLA जीत के आएंगे मानक जी, इंशाअल्लाह देखना, वो विधानसभा में जाके कम्युनिटी के लिए भी, डॉक्टर अजीज खान, विकास के लिए भी बात करेंगे। डॉक्टर अजीज खान, आप पर और कांग्रेस पर निशाना है। पहले डॉक्टर अजीज खान आप ही जवाब दे दीजिए। मुसलमानों की लीडरशिप तैयार करने के लिए आपने क्या किया राज्य में? वो कह रहे हैं मुसलमानों का कोई नेता है ही नहीं। आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर आरोप तो खूब लगे कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन अब ये नई थ्योरी आ गई है, कोई नेता ही नहीं है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में। देखिए मानक जी, आज संविधान दिवस है और मैं सभी देशवासियों को ऐसे मौके पे मुबारकबाद देना चाहूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज संविधान नहीं बचा। आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आज संविधान को जिस तरह से रुसवा किया जा रहा है, वाकई में ये बहुत दुखद है। अगर संविधान की यही स्थिति रही तो जो बात अभी कह रहे हैं, मैंने कहा पठान साहब, ये बिल्कुल सच निकल जाएगी। ये लोगों को वोट देने का अधिकार तक नहीं रह जाएगा। आज बीजेपी यही चाह रही है
आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो आरक्षण बारे उनको आरक्षण मिले। हम लगातार, हमारे नेता आज ये हमेशा उठाते रहे हैं और आज भी उठाया है कि जातिगत जनगणना हो, जो जरूरतमंद हो, जो जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी अहंकार में डूबी हुई है, वो बात नहीं सुनना चाहती है। आज भी हमारे नेता ने कहा हम संविधान बचाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान खतरे में है, क्योंकि ये लोग संविधान की प्रतियां तक इन्होंने जलाई है। ये संविधान नहीं मानते हैं, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और मनुवादी विचारधारा के लोग वो अपना संविधान इस देश में थोपना चाहते हैं। मानक जी, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे नेता ने क्या कहा, बीजेपी का सफाया तय है। क्यों सफाया तय है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये सब 4.5 साल पहले आए थे तो उन्होंने इस मुल्क को, इस प्रदेश को बहुत ख्वाब दिखाया था, बड़े बड़े वायदे किए थे। आज नौजवान, किसान, हर शख्स परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इन्होंने जन विरोधी गतिविधियां पैदा की है। आज किसान 12 महीने से डॉक्टर खान एक सेकंड, आज अखिलेश ने क्या क्या कहा उस पर आ रहा हूं मैं, लेकिन आपकी जो अभी तक की बातें मैंने सुनी उससे ऐसा लग रहा है कि आप असदुद्दीन ओवैसी को, उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहते। आप सीरियसली नहीं ले रहे क्या ओवैसी की चुनौती को, उनकी इस पॉलिटिक्स को? मानक जी, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और उस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है। आज आप देखिए ना, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और जो केंद्र में बैठे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, उनकी सोच क्या है? हमें सोच पे बात करनी पड़ेगी। वो पूरी तरह से अहंकार में वो कहीं ना कहीं लिप्त हो गए हैं। आज वो निरंकुश है। आज उनको ये नहीं एहसास हो रहा है कि वो 140 आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है डॉक्टर अजीज खान, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है उत्तर प्रदेश में, अगर ओवैसी की अपील काम कर गई कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार करनी है, तो आपका क्या होगा फिर? देखिए मानक जी, एक बात समझ लें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ये जितने भी समाज के लोग हैं, आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो अपनी आस्था व्यक्त करते, उनको नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में 2022 में वो पूरी तरह से उन पे आस्था व्यक्त करके उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से ठीक है, ओके, मैं समझ गया। डॉक्टर खान समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं उनकी रणनीति बीजेपी से मुकाबला करने की। नुपुर, एक सेकंड में आ रहा हूं, सैफ खान का एक कमेंट ले लूं जरा। सैफ, आप जवाब देंगे? वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। 70 साल में आपने मुसलमानों की कोई लीडरशिप तैयार नहीं की, इसीलिए ओवैसी को आज ये बोलना पड़ रहा है हमें वोट दीजिए, हम तैयार करेंगे मुस्लिम नेता जो मुसलमानों का भला करेंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानक जी, आज आपके साथ जो मौका मिला और ऐसे अहम मुद्दे के ऊपर जहां हम ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो हैं ओवैसी साहब की तरफ से सुनते रहते हैं। खैर, बहरहाल जो इन्होंने अब ये बात रखी, मैं उनको ये गलत फहमियां जो है ये याद दिलाना जो है खत्म करवाना चाहता हूँ कि जिस देश में हमारी पार्टी में से अब्दुल कलाम साहब निकले थे, जिस देश में हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स जो है निकले थे और अच्छे अच्छे पदों के ऊपर हमारे देश में बहुत जिम्मेदारियां जो है निभा चुके, तब ऐसे स्टेटमेंट जो है ओवैसी की तरफ से आते हैं। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है मानक जी। इसका रीजन ये है क्योंकि ये पार्टियां जो है, ये जो आती हैं छोटी छोटी, ओवैसी साहब की पार्टी अब जो है, या ये भारतीय जनता पार्टी जो है, या फिर कास्ट के ऊपर या रिलीजन के ऊपर ही सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, विकास के ऊपर नहीं कर सकते जो है, क्योंकि विकास में आज तक इन सब लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप आज मैं इनसे जीडीपी का कोई भी चीज सवाल पूछूं तो मुझे लगता है सब जीरो होंगे बैठे, और बैठे तो है केंद्र की तरफ से जो है -24% जो है हमारी जीडीपी लेके माइनस में, जहां 10.8% हमारे टेन्योर में 3 मरतबा चुकी। तो ये लोग विकास में सैफ, मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर वो ये सब बोलते हैं? भाई, बी टीम है ये ओवैसी साहब की, ये जो बैठे हैं ये बी टीम है। जब तक ये नहीं करेंगे कंट्रोवर्शियल, आज देश में, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं जवाब देना चाहूंगा मानक जी, मुझ पे आरोप है। पीयू की रिपोर्ट में, रुक जाइए, जवाब दीजिएगा। पीयू की रिपोर्ट क्या कह रही है? एसएचआई इंडेक्स क्या कह रहा है? एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? 41% क्राइम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन बढ़ चुका है, और योगी जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद 60 कम्युनल वॉयलेंसेस तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद ही रिकॉर्ड हुई, और पार्लियामेंट में 822 कम्युनल वॉयलेंस जो है वो रिकॉर्ड की गई है पार्लियामेंट में, युद्धन हंसराज ने किए, इन्हीं के नेता ने किए। ओके, ऑलराइट, नुपुर शर्मा, समझ गया, मैं समझ गया। ओके, आपकी भी वही स्ट्रेटजी है, कांग्रेस की भी वही रणनीति लग रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर ध्यान नहीं देना है, उस डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन नुपुर, 2 सवाल हैं आपके सामने। एक,
अभी अभी जो सैफ ने कहा, ये बीजेपी की बी टीम है जो हिंदू मुस्लिम पूरे चुनाव को करने के लिए आप लोग उतारते हैं, और दूसरा इस बार सफाया होने वाला है। और उस पर भी कह दीजिएगा, क्या वाकई मुस्लिमों की कोई लीडरशिप नहीं तैयार हुई क्या? नमस्कार मानक जी, मैं तो इतना कहूंगी कि सब जानते हैं, जनता जानती है, बी टीम तो वही होती है जिसके साथ सरकार बनाई जाती है, गठबंधन होता है। इस पैनल पे बैठे सभी लोग, दर्शक, आप तमाम लोग जानते हैं कि भैया एआईएमआईएम के साथ तो कांग्रेस ही सरकार में थी, एआईएमआईएम के साथ तो गठबंधन कांग्रेस पार्टी की का ही था, तो कौन किसकी बी टीम है ये सब स्पष्ट तरीके से जानते हैं। अब आई कुछ बातें, इन्होंने कहा कि भैया हमारे टाइम पे जीडीपी इतनी ज्यादा थी। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपके टाइम पे 10% से अधिक केवल इन्फ्लेशन था। जो डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन जो यूपीए 2 के कार्यकाल में गया है उसको याद कर रहे होंगे, कंफ्यूज आइए मत। और दूसरी बात मैं आपको बता, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए, मैं किसी के ऊपर नहीं, सैफ एक एक करके वन बाय वन। हाँ बोलिए। मैं बहुत इंतजार कर रही हूं करके मेरी बात पूरी होने दीजिए। बहुत सारे सवाल उठाए हैं भाजपा के खिलाफ। एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर ढंग से, चश्मे अगर वीक है तो बाइनोकुलर से पढ़ के देखते। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राजस्थान आज एकमात्र नंबर 1 प्रदेश है जिसमें महिला विरोधी अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। वहां आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी जो एससी दलित समूह की महिलाएं हैं वो नकली फर्जी रेप केसेस फाइल करती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 62% गिरावट आई है महिला विरोधी अपराध में और 30% गिरावट आई है ओवरऑल क्राइम रेट में। वही उत्तर प्रदेश है जिसमें लगभग 30,000 लोग गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्त में हैं। तो भाई साहब कृपया करके थोड़ा अच्छी तरीके से पूरा रिसर्च करके आया कीजिए। यहाँ पे ये भी बात हुई कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई। आज संविधान दिवस है, लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है। इतनी बेइज्जती कर दिया आपने डॉक्टर अंबेडकर की कि आपने उसको बॉयकॉट कर दिया और आज उसकी सेलिब्रेशन में पार्लियामेंट में पहुंचे भी नहीं। कृपया करके ये ना कीजिए कि आरक्षण हम खत्म करेंगे। एकमात्र पहली ऐसी पार्टी और सरकार है जिसके प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपति हमारे खुद एससी वर्ग से आते हैं। तो आप पता नहीं किस शायद अपनी बात कर रहे होंगे आप, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ा मानक कि कुछ नहीं है। ये विपक्षी दलों के बीच में, जैसे आपने बताया ना, 23 विधायकों में से 17 तो समाजवादी पार्टी के हैं। और ओवैसी की तो आप राजनीति जानते हैं, वो तो शाहीन बाग और सीए एक बात कर रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि ऐसी दंगे के 19% सारे मुसलमान सिर्फ ओवैसी और एआईएमआईएम को वोट दे। वो तो अगस्त में भी कह चुके थे, अब दोबारा भी कह रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये तमाम विपक्षी दलों में पता है ये हार रहे हैं। योगी जी से हारेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव। ये कुछ नहीं, कोशिश कि उन मुसलमान वोट शेयर में खींचतान करके कितना किसके पाले में आए। ओके आशुतोष एक कमेंट करिएगा। आशुतोष, आज संविधान दिवस भी है, क्या आपको वाकई दुख होता है संविधान दिवस के दिन एक ऐसा मुद्दा कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप तैयार करनी चाहिए? याद करिए सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो मैं वारिस पठान बैठे हैं, मैं उनको शुरू में बताना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है। कोर्ट का आदेश है, जिसके बाद भी बहुत सारे नेता रुके नहीं थे। मायावती याद करिए, उन्होंने भी खुलकर मांगा था। आशुतोष, क्या आपको दुख होता है ये देखकर संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? मानक, सवाल संविधान दिवस का नहीं है। हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी दिन अगर धर्म के आधार पर लीडरशिप तैयार करने की बात की जाएगी तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा। यहां नागरिकों की पहचान है या धर्म के आधारित पहचान को तवज्जो नहीं दी जाती, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान साहब कह रहे थे, उनसे एक बड़ा छोटा सा सवाल ये कि हैदराबाद में कितनी लीडरशिप मुसलमानों को उन्होंने तैयार कर ली, पहले उसका अगर जिक्र कर लें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात जो है कि ये एक बड़े गंभीर मसले का सवाल है कि आखिर मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान के अंदर इतनी पिछड़ी हुई क्यों है, और इसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो खुद मुसलमानों के अपने नेता जिम्मेदार है। अगर आप ध्यान से इनके बारे में देखें तो इनके मुद्दे क्या थे? इनके मुद्दे हैं अलीगढ़ के, इनका मुद्दा है उर्दू, इनका मुद्दा है उनका जो मुद्दा है माइनॉरिटी स्टेटस, इनका मुद्दा और कुछ नहीं है। अभी हाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इनका मुद्दा यह कि वहां ईस्ट निंदा कानून इस देश के अंदर बनना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है, अगर मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, अगर वो एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, अगर वो हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे,
अपने लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या आर्थिक मदद हो सकती है, उसके बारे में अगर बातचीत नहीं करेंगे, अगर आपके मुद्दे सारे धार्मिक मुद्दे होंगे, अलीगढ़ का मुद्दा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अलीगढ़ का मुद्दा जो है मुसलमानों का मुद्दा कैसे हो सकता है, या फिर जो ईस्ट इंडिया कानून की बात हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी कैसे कर सकती है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मामूली संगठन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस देश की सबसे बड़ी मुसलमानों की संगठन है। और क्या वारिस पठान यहां बैठकर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रस्ताव का खंडन करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, नहीं करेंगे? मेरा पहला सवाल। अभी तक ओवैसी ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, नॉट अ वर्ड उन्होंने अटर किया है। जब इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक का कानून आता है तब ये लोग उसका विरोध करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपके मुद्दे क्या हैं? इसके लिए आप सेकुलर पार्टी को जिम्मेदार ठहराए, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जरा सोचिए कि आजादी के 70 साल बाद अगर मुसलमानों को कोई गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 2.3% की अगर हिस्सेदारी है और पूरी आबादी 14% है, तो सोचना चाहिए कि इसमें मुस्लिम लीडरशिप की कितनी जिम्मेदारी। नहीं आशुतोष, वो वारिस पठान यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यादवों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है, ओबीसी का नेता हो सकता है, हिंदुओं का नेता हो सकता है, तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता? वो कह रहे हैं मुसलमानों का नेता होगा तभी तो मुस्लिमों को आगे ले जाने की बात करेगा। ये लोग मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जरा 1900 आजादी के बाद से जो मुस्लिम लीडरशिप थी, अगर आप उसमें चंद 2-4 नेताओं को अगर आप किनारे रख दें, बाकी कौन थे? कभी इनके नेता जामा मस्जिद के इमाम हो जाते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर आज मुस्लिम समुदाय इस देश के अंदर यहां तक पहुंचा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं ये जिम्मेदार, जो एमआईएम में बैठे हुए लोग ये जिम्मेदार है। आप उसके लिए सेकुलर पार्टीज को जिम्मेदार। आपने क्या किया? आपने कौन से उन मुद्दों के आधार पर आप कहते हैं आपका संविधान में यकीन है? अगर संविधान में यकीन है तो आप सेकुलर इश्यूज उठाइए ना, आप एजुकेशन का सवाल उठाइए ना, आप बिजनेस का सवाल उठाइए ना, आप उनके लिए नौकरी रोजगार कैसे मिले इसका सवाल उठाइए ना। आप नहीं उठा रहे। लेकिन पिछले लेकिन आशुतोष, लेकिन जो उनका कंसर्न है असदुद्दीन ओवैसी का या वारिस पठान का, उनकी फिक्र यह है, और यह सच है 2014 के बाद, क्या यह सच नहीं है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी और उनकी प्रासंगिकता कम हो गई है? लगातार 20% आबादी है, उसके बावजूद 19-20%, 3-4 करोड़ सिर्फ यूपी में मुसलमान हैं। कितने एमएलए हैं? 20-23 एमएलए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तो मुस्लिम समाज को अपने अंदर पूछना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार, या इसके लिए भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार होंगी? मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसकी दिलचस्पी सेकुलर इश्यूज में नहीं है। कोई एजुकेशन पे चुनाव नहीं लड़ा जाता या हेल्थ पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। लेकिन अगर मुस्लिम समाज के अंदर सिर्फ 2.3% लोग अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इसके लिए आप सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपने एजुकेशन में आप पेनिट्रेशन करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, उनको हेल्थ का काम करिए, तब तो होगा ना। अगर आप एजुकेशन ही नहीं आएंगे तो आप गवर्नमेंट में आपकी साझेदारी कैसे होगी? मैं फिर इस बात को दोहराऊं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिलचस्पी सिर्फ ब्लास्फेमस लॉ में है, अगर ईस्ट इंडिया कानून उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, वारिस पठान, आरोप आपके ऊपर है, आप भी यही करना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए आपको, राजनीति चमकानी है, आप मुसलमानों को आगे नहीं ले जाना चाहते, आप भी उनका वोट लेंगे और आप उनको धार्मिक मुद्दों पर, इमोशनल इश्यूज पर पीछे रखेंगे। वरना क्यों नहीं उनकी भलाई की बात करते? क्यों नहीं उनकी शिक्षा की, उनकी नौकरियों की बात करते, उनकी आगे ले जाने की बात करते? मैंने चारों जन को सुना है और चारों ने मुझ पे इल्जाम लगाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मैं चारों के इल्जामात के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो अभी भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कहा हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी वाले कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। तो मेरा एक प्रस्ताव है सबको कि आप लोग एक मीटिंग कर लो, मीटिंग करके डिसाइड कर लो सबसे पहले कि हम किसकी बी टीम है और किसके एजेंट है। और नहीं डिसाइड हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं मैं किसकी बी टीम और किसका एजेंट हूं। मानक भाई, मैं उसकी बी टीम हूं, मैं उनका एजेंट हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी और देश के लिए शहीद हो गए।
मैं उनका एजेंट और बी टीम हूं, मैं समाज का बी टीम और एजेंट हूं, ये मैं भी साफ आपके सामने बोल रहा हूं। अब बात नंबर 2, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या हमको कहा कि हम तो सेक्युलर नहीं है, हम तो ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, मैं इनके बारे में जरा बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में शिवसेना जो हमेशा से कम्युनल पार्टी रही है, आज सत्ता की लालच में ये कांग्रेसी जाके शिवसेना की गोद में बैठ गए। वो शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में आके कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्होंने गलत इस्तेमाल यूज किया था, मैं इस्तेमाल वर्ड यूज कर रहा हूं, शहीद किया। ये कांग्रेस वो है जो सत्ता की लालच में जाके उनकी गोद में बैठ गई। रिजर्वेशन की बात किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में देंगे। क्या दिया? क्या नहीं दिया? क्यों? सिर्फ इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर उनके लिए कुछ करना नहीं है। एक नेता था इनके पास, आजम खान, आज आजम खान को कौन से कोने में डाल दिया उसका अता पता ठिकाना नहीं है। अब आशुतोष की बात, आशुतोष साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की बात करते, बताओ संविधान में कहा हमने किसी की बात की? आशुतोष जी, संविधान ने कहा है कि आप रिलीजन के बुनियाद के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वारिस पठान, संविधान की बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भूल गए क्या? से खंडन करते थे, अरे आदेश भूल गए सुप्रीम कोर्ट का। साफ साफ कहा था कोर्ट ने, धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे गैर कानूनी है। कई नेताओं को डांट पड़ी है। कानून क्लियर है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट हमको देता है इक्वालिटी का। ये एनआरसी सीए का कानून इक्वालिटी के टोटल विरुद्ध है। हम तो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस तरह का जो लॉ आपने बनाया इसको वापस करें। ओके, आशुतोष जवाब देना चाह रहे हैं आपका। ओके आशु बोलिए। इसी तरह सीए एनआरसी के कानून मानक जी वापस ले, संवैधानिक है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है, यहाँ पे एआईएमएम के भी प्रवक्ता है। मैंने जो एक बुनियादी सवाल उठाया कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ईस्ट निंदा का कानून पास किया, प्रस्ताव की बात की है, प्रस्ताव किया है, इनमें से तीनों पार्टियों में से किसी ने उसकी निंदा नहीं की। यह सवाल महत्वपूर्ण है। आप मुस्लिम समुदाय को अगर जो उनके अपने एपेक्स बॉडी है, अगर वो धार्मिक मुद्दों में अगर उनको फंसाने की बात करती है, उनके शिक्षा की बात नहीं करती, मुझे बताइए किस पार्टी ने इसकी निंदा? किसी पार्टी ने निंदा नहीं की, क्योंकि सबको मुसलमानों के वोट चाहिए। आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, मुसलमान हेल्दी नहीं होना चाहिए। अच्छा आशु, एक चीज और, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। ओके आशु, एक चीज और, आपने अभी नोट किया होगा, डॉक्टर अजीज खान बैठे हैं, सैफ खान, दोनों असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को या वारिस पठान के बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहे, उस पर बहस ही नहीं करना चाहते। क्या यह आपको एक सही सोची समझी चुनावी रणनीति लगती है कि हमको इन मुद्दों में पड़ना ही नहीं है, हम दूसरे मुद्दों पर रहेंगे जहां पर बीजेपी को घेरा जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। आधे % वोट मिल जाए तो मुझे बड़ी हैरानी होगी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी आप पश्चिम बंगाल में आपने उनका हश्र देख लिया, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैदराबाद से उठ के उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता, आप कहीं भी जाके चुनाव लड़िए, किसी को आपत्ति नहीं, ठीक है। लेकिन जो इंटेंट है असदुद्दीन ओवैसी का वो डाउटफुल है। और वो आज की तारीख में गाहे बगाहे इनडायरेक्टली वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मदद करते हैं। मैं नहीं कहता कि वो डायरेक्टली मदद करते हैं, जानबूझ के मदद करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है। और अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वो इस तरीके के मुद्दे उठाएंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी। ओके, नुपुर जवाब दीजिए। आपने सपा और कांग्रेस दोनों नेताओं को सुन लिया इसी पैनल में, रणनीति बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव ने तो आज साफ साफ जो भाषण दिया उसमें देखेंगे आप, सारे वो मुद्दे उठाए हैं जो कि आपकी सरकार के 5 साल के काम से जुड़े हुए हैं। यानी मछली की आंख पूरी बिल्कुल निशाने पर है, चाहे सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या बाकी विरोधी हो आपके। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा इस बार। नुपुर, ऐसी कट्टर विचारधारा जो ईश निंदा कानून लाने की बात करे, अच्छा है आशुतोष जी आपने माना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा करी थी। हमें पता है हमारी विचारधारा क्या है। ऐसी कट्टर विचारधारा हमारी मदद ना ही करे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने एक चीज और साथ में एक नोटिस करी कि कांग्रेस पार्टी ने और साथ ही में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने निंदा क्यों नहीं करी? क्या हम भूल गए वो संयुक्त भागीदारी मोर्चा जो जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें 10 ऐसे राजनीतिक दलों ने ये सोचा था कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और आपने शुरुआत में अपने पायलट में मानक जी क्या बताया कि हर साल एक नया मुख्यमंत्री हर समुदाय से आएगा।
ये इनका निर्णय ऐलान भी किया था इन लोगों ने। और मैं इतना पूछना चाहती हूँ, उस टाइम पे मैंने सवाल उठाया था कि 10 राजनीतिक दल है, कितने जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे आगे पता चलेगा। कहीं ये तो नहीं होगा मानक जी कि जुम्मे के जुम्मे इनका एक नया मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि इसलिए ये लोग निंदा नहीं करते जब आप ये सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि भैया हमारी सरकार ला दो, हम मुजफ्फरनगर दंगों में जो गिरफ्त मुसलमान युवा है उनके खिलाफ केस वापस ले लेंगे, जो बकायदा अपनी सरकार में ऐसी नीति लागू करते हैं कि जुम्मे के दिन स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, और चाहे वो छात्र छात्रा मुसलमान वर्ग का हो, हिंदू वर्ग का हो, ईसाई वर्ग का हो, ऐसी नीतियां समाजवादी पार्टी की लागू नहीं, लेकिन इस बार नुपुर आपने सुना, इस बार वो इस तरह के मुद्दों में जा ही नहीं रहे हैं, वो सीधे आपके सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का पूरा भाषण आज का सुनिए, या इसी पैनल को देख लीजिए आप। मैं पूछना चाह रही हूँ मानक, जिन्ना फ्रीडम फाइटर था, ये कौन से विकास की बात है? जिन्ना फ्रीडम फाइटर था भारत का, ये विकास की बात है? बोलिए डॉक्टर अजीज खान। नहीं पाए, मैं आपको एक आंकड़ा मैं आपको और दूंगी। एक आंकड़ा सुनिएगा, लखनऊ एक्सप्रेसवे का ढिंडोरा पीटते हैं बसपा कहती है वो हमारा काम था। लखनऊ एक्सप्रेसवे मात्र 3,000 करोड़ में बनना था, 15,800 करोड़ रुपए क्यों लगे? पूर्वांचल का तो ऐसा इन्होंने डीपीआर बनाया था, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कि उसके अंदर जो नेशनल हाईवे उसके ऊपर रूट अलाइनमेंट कर दिया था उन्होंने। ऐसी एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क कब बनी भाई? अब कह रहे नहीं जी वो हमारा काम था। विकास की बात जिन्ना में अगर आके फंस बोलिए डॉक्टर अजीज खान, ये अपना चुनाव ऐसे ही लड़ते रहे। अजीज भाई बोलिए, ये आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिन्ना आप लाए और आप भी असदुद्दीन ओवैसी को इसीलिए उनके बयानों पर आप रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है मुस्लिम किधर जा रहा है। देखिए मानक जी, ऐसा है, अभी नुपुर जी को मैं सुन रहा था, अभी देखिए इनसे मेरा एक सवाल है, अब ये नोट कर ले, भी तुरंत जवाब मत दे, मुझे और बात करनी है। ये 5 काम अपना बता दें कि जिसको इन्होंने शिलान्यास किया है और उसके बाद उसी सत्र में इन्होंने उसका लोकार्पण किया। कोई 5 काम इनको बताना है, कोई 5 काम। इन्होंने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसका शिलान्यास और उसके बाद लोकार्पण 7 साल में इन्होंने किया हुआ। हाँ, बुलेट ट्रेन का किया है, बुलेट ट्रेन का इन्होंने शिलान्यास भी किया है और उसका इन्होंने लोकार्पण भी किया है। और कहां किया है? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, वहां पर भी बुलेट भी चला और वहां मेट्रो भी चला। बुलेट मेट्रो 7 साल में दोनों चल गया। गोरखपुर में माननीय योगी जी का जो गृह जनपद है, वहां भी बुलेट चल गया और मेट्रो भी चल गया। अरे भाई, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? हम लोगों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आगरा एक्सप्रेसवे दे दिया, इतिहास बन गया। और जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये मिशन को देखें, विजन को देखें, हमारे नेता को, कि पूर्वांचल के लोगों का फायदा करने के लिए वहां किसानों का, मजदूरों का जो लोग हैं उस पर चल करके वो आज कितना उनको फायदा होगा शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। और वो चीज वो हमारे नेता ने बाकायदे उसका डीपीआर बना करके, भूमधिग्रहण करके जो विजन तैयार किया, यकीनन वो काबिल तारीफ है। एक बात आप समझिए। दूसरी बात, अभी मैं लगातार देख रहा हूं कि इनके नेता, जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर अभी आज तक इन्होंने कुछ नहीं तैयार किया। अभी गंगरा एक्सप्रेसवे का नाम बदलने जा रहे हैं। हमने इकाना स्टेडियम बनाया, इकाना स्टेडियम का नाम भी इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी भी उनका सम्मान करती है। उनके नाम अजीज भाई, एक सेकंड अजीज भाई, आप ये जो काम कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि आपने एक चुनाव लड़ा था काम बोलता है पे, और नतीजा आपको याद ही होगा। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि सैफ, इस बार आप भी जो विकास के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं सारे, ऐसा तो नहीं कि रणनीति गलत है? क्योंकि जाति, धर्म, राष्ट्रवाद, भावनात्मक मुद्दे ये सच्चाई है। आप लोग इनसे दूर रह के कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? मानक जी, हम बहुत साफ और क्लियर और स्पष्ट है कि हम सिर्फ जो है विकास के ऊपर ही इलेक्शन लड़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थी, मुझे समझ में नहीं आता ये आंकड़े या ये जो भी जानकारी देती है, कहां से जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी चैनल पे कैसे हो सकती है? मुजफ्फरनगर में 125 केसेस इनके नेताओं में से हटवाने की योजना जो है, और हटवाए हैं योगी जी ने। 20,000 केसेस तो उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के ऊपर थे, विधायक और सांसदों के ऊपर थे, और खुद पे भी योगी जी पे 14 से 15 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड है।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी, शायद जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, जिन्ना की बात कर रही थी अभी जो है, मुझे बड़ा हैरानी और आश्चर्य होता है साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको ग्रेट मैन कहते हैं, तब तो ये कुछ बोलती नहीं जो है। इनके पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलती। और बहुत सारे इनके नेता जो है उनके फेवर में जिन्ना के बोल चुके हैं, मगर चैनल पे बैठ के नुपुर जी जो है वो अपना रिकॉर्डर जरूर बजाएगी इस चीज का कि जिन्ना का नाम कैसे ले दिया। खैर, ये लोग वो हैं जो हिंदू महासभा जो है बंगाल में उनके साथ सरकार चला चुकी थी। आरएसएस वाली तो है ये, वही विंग तो है ही आरएसएस से। ओके, नुपुर शर्मा को जवाब। नुपुर शर्मा, नुपुर बोलिए। सवाल है, हमारे देश में मानक कुल मिला के 20,000 सांसद विधायक नहीं होंगे, उनके ऊपर केस जरूर कर दिए। इनको पता नहीं होगा तो वो रिपीट ऑफेंडर कहलाता है, फिर उसके बाद उनको चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं मिलती। बहरहाल, मैं आपको जरा याद दिलाऊंगी कि जिन्ना का सवाल तो खैर समाजवादी पार्टी पे था, सफाई आई कांग्रेस पार्टी से। तो हाँ, यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी के लड़के। आज थोड़ा सा गड़बड़ाया है मौसम, क्योंकि नोबडी, अंग्रेजी में कहूं तो नोबडी वांट्स टू टच द कांग्रेस विद अ बार्ज पोल। बैठे बिठाए विधायक मेघालय से छोड़ के चले गए, बड़े दिग्गज नेता इनके असम से छोड़ के चले गए, बड़े दिग्गज नेता इनके गोवा से छोड़ के चले गए। अरे यहाँ तक कि और कौन सी पार्टी क्या कोई वजूद नहीं, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बिहार के नेतागण दिल्ली में बैठे बैठे छोड़ के चल गए कांग्रेस पार्टी। नोबडी वांट्स टू टच द कांग्रेस विद अ बार्ज पोल। और आप तो कम ही बोले, बंद कमरे के दरवाजे के पीछे अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताने वाली कांग्रेस, जो 14 दिन के अंदर 28 मंदिर का भ्रमण कर लेती है, पॉलिटिकल टूरिज्म, इच्छाधारी चुनावी हिंदू, जो कहते हैं कि एलईटी से ज्यादा खतरनाक तो हिंदू है और हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस और बोको हराम के समान है। कृपया करके आप ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड। वारिस पठान, 20 सेकंड। इस बार कितनी सीटें आप जीत पाएंगे, कितना % वोट ले लेंगे यूपी के चुनाव में? वारिस पठान सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? नहीं, वारिस पठान को आवाज। आशुतोष 20 सेकंड। आशुतोष, ये काम जो मैंने अभी सैफ से और अजीज खान से पूछा था, काम पर वोट पड़ता भी है क्या? ये बड़ी दुखदाई स्थिति है भारत के अंदर, क्योंकि काम के आधार पर अभी भी वोट नहीं पड़ता है। और मुझे सिर्फ एक ही चुनाव याद है, 2009 का चुनाव, जब ऐसा लग रहा था कि वोट के आधार पे जो काम है उसके आधार पे जो है वो सरकार आई थी मनमोहन सिंह की, और 202 के आसपास उनको सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद और उसके पहले मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि इस देश के अंदर कभी इन मुद्दों पर भी चुनाव लड़े जाते। अगर लड़े जाएं तो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत समृद्ध होगा। ओके, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। बहुत बढ़िया नोट पे खत्म कर रहे हैं हम। दुर्भाग्य है, विडंबना है, काम कितना भी करो, सवाल खूब उठाओ, लेकिन असल में जब चुनाव का दिन आता है बहुत कम वोट पड़ता है काम के नाम पर। पड़ता है, ऐसा नहीं है पड़ता नहीं है, पड़ता है। सर्वेज अक्सर इस बात की गवाही देते हैं। असल मुद्दों पर आप भी जमीन पर जाइए, लोगों से बात करिए, वो भी कहते हैं कि हाँ काम हुआ है, इस पर वोट देंगे। लेकिन ज्यादातर अभी भी भावनात्मक मुद्दों पर ही लोग बह जाते हैं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नुपुर शर्मा, सैफ, डॉक्टर अजीज खान, वारिस पठान, आशुतोष। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड